नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं तीन खबरों की, तीन तस्वीरों की। एक देहरादून से, एक कन्याकुमारी से और एक दिल्ली से। तीनों पर बात जरूरी है, इसीलिए सबसे पहले देहरादून की एक खबर, एक तस्वीर पर बात करते हैं। देहरादून में भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सत्ता में आते ही एक काम किया और वो यह है कि कॉमन सिविल कोड के लिए विशेषज्ञों की एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई कर रही है और इसकी 5वीं बैठक देहरादून में कल हुई। इस बैठक को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि इस दौरान एक वेबसाइट लॉन्च की गई जिसके जरिए लोग कॉमन सिविल कोड को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। कॉमन सिविल कोड में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह के बदलाव होने चाहिए, किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए, इसको लेकर लोग राय रख सकते हैं इस वेबसाइट के जरिए। यह वेबसाइट केवल उत्तराखंड के लोगों से राय मांगने के लिए बनाई गई है और लक्ष्य रखा गया है 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, यानी 1 करोड़ लोगों से इस पर सुझाव लिया जाएगा। आपके हिसाब से कॉमन सिविल कोड कैसा होना चाहिए, यह सुझाव लिया जाएगा। क्या मौजूदा कानून में बदलाव किए जाने चाहिए, यह सुझाव लिया जाएगा, या फिर कोई नया कानून बनाना चाहिए, या फिर मौजूदा कानून कोई संशोधित किया जाना चाहिए। वैसे तो कॉमन सिविल कोड का नाम आते ही विवाद शुरू हो जाता है। कई लोगों का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है देश में, और कई लोगों का कहना है कि देश में इसकी सबसे बड़ी आज जरूरत है। लेकिन फिर भी एक सवाल कर लेते हैं, और सवाल यह है कि कॉमन सिविल कोड की जरूरत क्या है और क्यों है। क्या इससे कुछ बहुत ज्यादा बदलने वाला है? क्या इसको केवल एक राजनीतिक प्रयोजन कह सकते हैं? यह कुछ सवाल है जो अक्सर किए जाते हैं जब भी कॉमन सिविल कोड का जिक्र आता है। इन सवालों के जवाब में कईयों का कहना होता है कि देश में सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार संविधान ने दिया है, तो फिर इस अधिकार की रक्षा के लिए सभी के लिए सिविल कोड भी एक जैसा ही होना चाहिए। अभी देश में शादी, तलाक, पुत्राधिकार और गोद लेने जैसे जो मामले, निजी मामले होते हैं, देश में विभिन्न धर्म और समुदाय के लिए अलग अलग नियम है। इसके लिए सभी के धर्म, आस्था, प्रथा, विश्वास और रीति रिवाज के आधार पर अलग अलग तरह के रिवाज है, अलग अलग तरह के कानून है। और यह भी सभी जानते हैं कि इनमें कई रीति और रिवाज महिलाओं के लिए समान नहीं है। कई लोगों का कहना है कि कॉमन सिविल कोड ना होने से सालों से महिलाएं आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ी है। इस पर पिछले कई सालों से और खासकर पिछले कुछ माह से तो बहुत सारी बातें हो रही है। इसीलिए मैं दूसरी तस्वीर की तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले केवल इतना बार कहना चाहूंगा कि क्या देश में एक ऐसा कानून जरूरी नहीं है जो किसी धर्म और किसी लैंगिक झुकाव से प्रभावित ना होता हो। कई लोगों का कहना है कि कॉमन सिविल कोड के जरिए राजनीति की जा रही है। भाजपा इसके जरिए अपनी राजनीति को साध रही है। भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, इसीलिए वो राजनीति तो करेगी ही, लेकिन अगर उसकी राजनीति समाज को कुछ अच्छा मिल रहा है, उसकी राजनीति से समाज में कुछ अच्छा आ रहा है, तो फिर इसमें बुराई क्या है? और अगर एक अच्छा कानून मिल रहा है तो फिर इसमें भी बुराई क्या है? समानता के लिए एक कानून जरूरी है, यह भी एक सवाल है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं दूसरी खबर पर, दूसरी तस्वीर पर, और यह तस्वीर कन्याकुमारी से। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में एक पद यात्रा शुरू की है। यह यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और करीब 150 दिन चलेगी, और इस यात्रा का नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा। अब एक बात समझिए, आप इंटरनेट पर यह लिखकर सर्च कीजिए कि भारत को जोड़ने का काम किसने किया, आपको बहुत सारे परिणाम मिलेंगे, बहुत सारे परिणाम दिखेंगे, और अधिकतर यह बताते हुए मिलेंगे कि देश को मिली आजादी के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैकड़ों रियासतों में खंड खंड बटे भारत को जोड़ने का काम किया। 562 रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित किया। और अगर आप यह लिखकर सर्च करेंगे कि भारत का एकीकरण किसने किया, तो रिजल्ट गूगल के कई सारे पेजों तक चला जाएगा और सभी इसी दिशा में आपको ले जाते हुए मिलेंगे, सभी रिसर्च, सभी परिणाम। इसीलिए सवाल यह है कि अब भारत
कौन से खंड खंड में बटा है। भारत को तो देश के लौह पुरुष ने बहुत पहले ही एक धागे में पिरो दिया है, पिरो चुके हैं। यह एक बात है। कांग्रेस और कई अन्य लोगों का कहना है कि आज देश में धार्मिक सौहार्द खतरे में है, और अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा है तो फिर देश में भारत जोड़ो नहीं, एक धार्मिक सौहार्द यात्रा की ज्यादा जरूरत है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए जरूरी यह होगा कि उस पद यात्रा की अगुवाई सभी धर्मों से जुड़े हुए महानुभाव करे, और उसमें हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के साथ साथ मुसलमान और ईसाई धर्म के महानुभाव भी जरूरी होंगे, जो कि देश की मौजूदा राजनीति के समीकरण के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है कांग्रेस के लिए। इसीलिए कांग्रेस धार्मिक सौहार्द यात्रा निकालने के बजाय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। हालांकि कांग्रेस ने इसको बहुत ही विस्तार से समझाया है कि इस यात्रा का नाम कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद अन्याय के खिलाफ लड़ाई, भेदभाव के खिलाफ खड़े होना और जुल्म के खिलाफ एकजुट होना है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि इस यात्रा के जरिए वो देश में बढ़ रही आर्थिक मुश्किलें, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक केंद्रीयकरण को उजागर कर उस पर आम लोगों में एक बहस छेड़ना चाहती है। हालांकि कांग्रेस ने यह नहीं कहा है कि इस यात्रा का मकसद कांग्रेस के लिए सत्ता में पहुंचना भी है, राजनीतिक मकसद भी है। इसके बाद भी दो बातें समझनी बहुत जरूरी है। एक, कांग्रेस की यात्रा विशुद्ध सत्ता परिवर्तन के लिए शुरू किया गया अभियान है, और दूसरी बात, यह मान भी लिया जाए कि भाजपा भी सत्ता को बचाए रखने के लिए कॉमन सिविल कोड पर ज्यादा जोर दे रही है, तो भी इसका एक पक्ष यह भी है कि आज यह मौजूदा आधुनिक समाज की जरूरत है, क्योंकि धर्म, आस्था, विश्वास, प्रचलित प्रथाएं और रीति रिवाजों के भरोसे समाज के बहुत से मसले सुलझाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि धर्म में, अलग अलग धर्म में इसके लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रावधान है। और इसीलिए जब इंसान एक है, नागरिक अधिकार एक है, तो कानून भी एक ही होना चाहिए। यह एक बहुत सी सीधी सी समझने वाली बात है। अब अंत में एक और तस्वीर की तरफ आते हैं, तीसरी तस्वीर की तरफ आते हैं, उस पर गौर करना जरूरी है। यह तस्वीर उस समय की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ को कर्तव्य पथ बना रहे थे। इस पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। मैं कोई नाम बदलने का बहुत बड़ा हिमायती नहीं हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है, और वो यह है कि अगर किसी राह से, किसी मार्ग, किसी साइन बोर्ड, किसी जगह, किसी भवन, किसी व्यक्तित्व, किसी विचार को देखने और स्मरण करने से यह बोध होता है कि उसके कुछ कर्तव्य है, किसी को भी जिनको निभाने की उसने एक शपथ ली हुई है, और अगर शपथ भी नहीं ली हुई है तो एक इंसान होने के नाते, मानवीय होने के नाते, सामाजिक होने के नाते उसकी कुछ जिम्मेदारी है जो कि उसको याद दिलाई जानी चाहिए। और अगर किसी प्रतीक से, किसी सिंबल से उसको यह याद आता है तो इसमें बुराई क्या है। हमें जो पंचतंत्र की कहानियां सुनाई जाती है और जो पढ़ाई जाती है, जो पढ़ाई लिखाई के शुरुआती समय में नैतिक शिक्षा की किताबें और कहानियां पढ़ाई और सुनाई जाती है, वो इसीलिए तो होती है कि हम अपनी आत्मा की आवाज को हमेशा सुने, इसको व्यवहार में लाने के यत्न करें, अपने कर्तव्यों को हमेशा ध्यान में रखें, याद में रखें, और ऐसा व्यवहार में लाए, प्रयास में लाए, ताकि ये आदत में आ जाए, ताकि कुछ वो याद रह सके जो बहुत जरूरी होता है जीवन में। अब अगर नेताओं को सत्ता की ओर जाते हुए वक्त कोई मार्ग यह जरा सा भी याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसका एक कर्तव्य है, और यह जो सफर उसने शुरू किया है यह एक कर्तव्य पथ है, यह याद दिलाते एक मार्ग में बुराई क्या है। आज हर बात पर बहस एक फैशन सा हो गई है, इस पर भी विचार किया जाना बहुत जरूरी है। और इन तीनों तस्वीरों को देखकर यह भी समझना जरूरी है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लकीरें खींची जानी शुरू हो चुकी है, और यह भी देखना होगा कि किसकी लकीर कितनी लंबी रहने वाली है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।